Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Kait and welcome to another video of consolidation. आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंसोलिडेशन से पर्टेनिंग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. वन इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट इज एनसीआई एंड द अदर वन इज कॉल्ड गुडविल. और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इनके हवाले से मेजरमेंट के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है, ये चीजें हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे. तो हम थियोरेटिकल एरिया को भी कवर करेंगे, लेकिन पहले एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको कुछ चीजें या कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता हूँ. और फिर जो आईएफआरएस 3 में एनसीआई और गुडविल से पर्टेनिंग बातें लिखी है उनको भी हम रीड कर लेंगे. देखें, फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक रनिंग बिजनेस है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस. एक हमारे पास एक रनिंग बिजनेस है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस. एक पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है और इन्वेस्टर इंटरेस्ट शो करता है कि वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को 100% एक्वायर करना चाहता है. तो इन्वेस्टर मुझसे कहता है कि मुर्तजा, आपके इस स्कूल में जितने भी एसेट्स आ रहे हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज आ रही है, उन सब की अगर हम बुक वैल्यू देखें, जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टूडेंट से ट्रेड रिसीवर्स आ रहे हैं, कुछ लाइबिलिटीज के पेबल वगैरह आ रहे हैं, तो आपके सारे नेट एसेट्स की जो बुक वैल्यू, जो कैरिंग वैल्यू है ना, वो आ रही है तकरीबन 50 मिलियन के करीब, 5 करोड़ रुपए के करीब. तो हम एक काम करते हैं कि आपको 5 करोड़ रुपए पे कर देते हैं और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर कर लेते हैं. तो मैं इन्वेस्टर को रोकता हूँ यहाँ पे. मैं इन्वेस्टर को कहता हूँ कि आप जो ये सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू को देख रहे हो, ये तो मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड डेप्रिशिएटेड अमाउंट है, हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस पे वर्कआउट हुई हुई है. लेकिन आज की तारीख में आप ये कैमरा, ये लैपटॉप, ये एसी, ये चीजें मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो ये तो आपको मार्केट वैल्यू पे मिलेंगी. हो सकता है मार्केट वैल्यू कम हो सकता है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो. या जितनी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी फर्नीचर है, अगर आज की तारीख में आप मार्केट से अरेंज करने जाएंगे तो ऑब्वियसली ये आपको मार्केट वैल्यू पे मिलेगी, और मेरी बुक्स में तो इनकी डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट आ रही है. तो मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, हो सकता है वो कम हो सकता है वो ज्यादा हो, ये एक अलग मसला है. तो उसने कहा चलिए एक काम करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल वैल्यूअर को बुलाते हैं और वैल्यूअर से आपके सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करवाते हैं, फिर आगे डिस्कशन को लेके चलेंगे. तो हमने एक प्रोफेशनल वैल्यूअर बुलाया. प्रोफेशनल वैल्यूअर ने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की. जितना भी आईक्यू में ऑफिस इक्विपमेंट है, जितना भी आईक्यू में कंप्यूटर और अलाइड आइटम्स है, जितना भी फर्नीचर है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी लाइबिलिटीज वगैरह आ रही है, उन सब की उसने एक मार्केट वैल्यू डिटरमाइन कर ली. और उसने हमें मार्केट वैल्यू वर्कआउट करके दी 65 मिलियन. अब इन्वेस्टर ने कहा कि चले, अब तो आपकी ख्वाहिश पे एक प्रोफेशनल वैल्यूअर ने आपके आईक्यू के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर ली है और वो तकरीबन 65 मिलियन के करीब आ रही है. तो आप मुझे 65 मिलियन, मैं आपको 65 मिलियन पे करता हूँ और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर कर लेता हूँ. फिर मेरे दिल में ख्याल आता है कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में जो एसेट्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ वही एसेट इकट्ठे करने में मेरी मेहनत थोड़ी लगी है. पिछले 2-3 साल के अरसे में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो आज एक मार्केट पोजीशन है, इसके पीछे तो बहुत सारी मेहनत है, इसके पीछे तो बहुत सारी और चीजें भी है जो कि आईक्यू की किताबों में नजर नहीं आ रही. फॉर एग्जाम्पल, कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के अगर हम फेसबुक पेज पे जाएं तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स आ रहे हैं. यूट्यूब पेज पे जाए तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर आ रहे हैं. लिंक्डइन पेज पे जाए, इंस्टा के पेज पे जाए तो वहां पे भी हमारे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स या सब्सक्राइबर्स वगैरह आ रहे हैं. इसके अलावा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का एक प्रोफेशनल स्किल्ड स्टाफ तैयार हो चुका है, जो कि जिसको मालूम है कि आई स्कूल ऑफ फाइनेंस के ऑपरेशंस को रन किस तरह करना है. इसके अलावा आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की एक कॉम्पिटेंट फैकल्टी है, जिसकी बेसिस जो कि एक जगह इकट्ठी है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की अम्ब्रेला में, जिसकी बेसिस पे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं. बहुत सारे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के एग्जिस्टिंग लॉयल स्टूडेंट्स हैं जो कि आने वाले वक्तों में आईक्यू से फ्यूचर में भी फर्दर सब्जेक्ट ले रहे होंगे. इसके अलावा सीए की मार्केट में या सीए के प्रोफेशन में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की एक अच्छी रिकॉग्निशन है, जिसकी वजह से बहुत सारे और पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स जब वो अपनी सीए की एजुकेशन परस्यू करेंगे तो हो सकता है वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की तरफ जो है ना इंटरेस्टेड हो. तो बहुत सारे एसेट्स जो कि हमारी किताबों में आ रहे हैं, हमने उनकी फेयर वैल्यू तो डिटरमाइन कर ली, लेकिन इसके अलावा और भी तो बहुत सारे एसेट्स हैं जो कि हमारी किताबों में आ ही नहीं रहे, लेकिन जिसकी बेसिस पे इस बिजनेस को फ्यूचर में भी इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा होगा. जिसमें आईक्यू का ब्रांड है, आईक्यू की गुडविल है, आईक्यू के टीचर्स की कॉम्पिटेंस और कमिटमेंट है, जिसमें आईक्यू का स्किल्ड ट्रेन स्टाफ है, आईक्यू के कस्टमर की एक लिस्ट है, आईक्यू के कस्टमर की लॉयल्टी, आईक्यू के जो है वो सोशल मीडिया पे इसकी एग्जिस्टेंस है. इन सारी चीजों को हम कहते हैं गुडविल, इन सारी चीजों को हम कहते हैं गुडविल. तो मैंने उससे कहा कि भाई 65 मिलियन तो आइडेंटिफाइबल एंड एसेट्स की वैल्यू है, लेकिन आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो एक रनिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसकी बहुत सारी ऐसे एसेट्स या बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन उससे भी तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट हो रहे होंगे. इन सारी चीजों को हम कहते हैं गुडविल. और गुडविल को मिला जुलाकर मैं समझता हूँ कि आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो ओवरऑल फेयर वैल्यू है ना, वो है 90 मिलियन. तो मैंने उसे कम्युनिकेट किया कि भाई मेरे बिजनेस की फेयर वैल्यू है 90 मिलियन, मैं 90 मिलियन में इंटरेस्टेड हूँ कि मैं 90 मिलियन में इस आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को सेल करने के लिए रेडी हो जाऊंगा.
तो इन्वेस्टर यहाँ पे मुझसे एग्री हो जाता है और इन्वेस्टर कहता है कि चलिए ठीक है, 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ रुपए में आपसे आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर कर लेता हूँ। तो इन्वेस्टर ने मुझे कंसिडरेशन पे किया 90 मिलियन। अब इस इन्वेस्टर ने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस इन्वेस्टमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया होगा? सर, इस इन्वेस्टर ने अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिंपल सी जनरल एंट्री रिकॉर्ड की होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश एंड बैंक क्रेडिट कर दिया होगा 90 मिलियन से। चूंकि इन्वेस्टर ने मुझे 90 मिलियन की कंसिडरेशन पे की, 90 मिलियन का कैश आउटफ्लो हुआ, तो उसने अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया। ये जनरल एंट्री इन्वेस्टर ने अपनी इंडिविजुअल सेपरेट स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बना दी होगी। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि इन्वेस्टर अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के बिजनेस को कैसे रिकॉर्ड करेगा? इन्वेस्टर अपने ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की सब्सिडी को कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो इन्वेस्टर ने 90 मिलियन की कंसिडरेशन पे की, इन्वेस्टर ने 90 मिलियन की कंसिडरेशन पे की, 90 मिलियन की कंसिडरेशन के अगेंस्ट 65 मिलियन की फेयर वैल्यू के नेट एसेट्स एक्वायर किए, और जो बेसिकली इसने एक्सेस अमाउंट पे किया है ना, वो क्या पे किया है? 90 माइनस 65 दैट इज 15 मिलियन। ये 15 मिलियन इसने एक्सेस क्यों के पे किया है? क्योंकि ये एक रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसकी एक मार्केट स्टैंडिंग है, मार्केट ब्रांडिंग है। इन सारी चीजों को हम कहते हैं गुडविल। इसने मुझे 15 मिलियन गुडविल की मद में पे किया। इन्वेस्टर क्या करेगा कि अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज करेगा, यानी कि कंसोलिडेटेड बुक्स में एंट्री बनाएगा नेट एसेट्स डेबिट 65 मिलियन से। फिर इन्वेस्टर ने जितना अमाउंट नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू के ओवर एंड अबव गुडविल के अगेंस्ट पे किया, वो गुडविल को भी एक एज अ सेपरेट एसेट रिकॉर्ड करेगा, दैट इज 15 मिलियन। और जो भी उसने मुझे कंसिडरेशन पे की उतनी अमाउंट से इसका कैश इन बैंक क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज 90 मिलियन। सॉरी, 15 मिलियन नहीं, 25 मिलियन। 90 माइनस 65 आएगा हमारे पास 25 मिलियन। इसने मुझे 25 मिलियन गुडविल की मद में पे किया। तो इस एग्जांपल से तो हमने दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। एक टर्म है हमारे पास कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, एक टर्म है हमारे पास कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। कैरिंग वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या है? कि एक बिजनेस के, एक कंपनी की बुक्स में जो एसेट्स रिकॉर्डेड है, जो लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है, उन सबकी बुक वैल्यू, उन सबकी कैरिंग वैल्यू। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। सर, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स क्या है? एक बिजनेस की, एक कंपनी की बैलेंस शीट पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जितने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्डेड है, उन सब एसेट और लायबिलिटीज की मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू। और एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस। फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस का मतलब है कि एक रनिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओवरऑल फेयर वैल्यू, जिसमें सारे के सारे आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू भी आएगी, और बाकी चीजें जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, जिसमें ब्रांड है, कस्टमर लॉयल्टी है, कस्टमर लिस्ट है, एक्सपीरियंस स्टाफ है, कॉम्पिटेंट फैकल्टी है, जिन सारी चीजों को हमने क्या नाम दिया? गुडविल का। ये गुडविल भी आ जाएगी, तो ये फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस कहलाई जाएगी। और एक बात याद रखिएगा कि जब भी एक इन्वेस्टर किसी बिजनेस को या किसी कंपनी को एक्वायर करता है, तो वो सिर्फ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू पे नहीं करता, बल्कि आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू के साथ साथ जो उस बिजनेस की गुडविल होती है, उस गुडविल के अगेंस्ट भी कंसिडरेशन पे करता है। यानी कि वो फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस पे अपने इस इन्वेस्टमेंट को एक्वायर कर रहा होता है, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 90 मिलियन। फिर जब बुक्स में रिकॉर्ड करने की बात आती है, तो सारे नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे कैपिटलाइज किया जाता है। जितना अमाउंट गुडविल के अगेंस्ट पे किया, उतने से गुडविल रिकॉर्ड की जाती है, और जो भी कंसिडरेशन पे की, वो अकॉर्डिंगली कैश एंड बैंक क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल की सेम केस है, एक बिजनेस है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के नाम से, जिसके नेट एसेट्स की कैरिंग वैल्यू है 50 मिलियन, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है 65 मिलियन, फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस है 90 मिलियन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आईक्यू की गुडविल कितनी है, तो सर आईक्यू की गुडविल हो जाएगी यहाँ पे 90 माइनस 65, दैट इज 25 मिलियन। अब एक पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है, आईक्यू को एक्वायर करने का इंटरेस्ट शो करता है, लेकिन इन्वेस्टर ये कहता है कि मैं आईक्यू को एक्वायर तो करना चाहता हूं, लेकिन मैं 100% शेयर एक्वायर नहीं करना चाहता, मैं आईक्यू का सिर्फ 80% शेयर होल्डिंग, 80% स्टेक एक्वायर करना चाहता हूं। तो हमने अपने पिछली वीडियोस लेक्चर में कवर किया कि जब एक इन्वेस्टर किसी इन्वेस्टिंग कंपनी का, किसी सब्सिडरी कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर ले, तो 50% ज्यादा शेयर एक्वायर करने की बेसिस पे कंट्रोल 100% स्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि अगर एक इन्वेस्टर 50% से ज्यादा, लेकिन अगर 100% से कम शेयर होल्डिंग पे एक्वायर करे, तो वो कंट्रोल 100% करने लग जाता है अपनी इन्वेस्टिंग कंपनी को, अपनी सब्सिडरी कंपनी को। तो इन्वेस्टर ने मुझसे कहा कि मैं 80% स्टेक एक्वायर करना चाहता हूं, 20% स्टेक में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ फिलहाल 80% स्टेक एक्वायर करना चाहता हूं। अगर इन्वेस्टर 80% स्टेक एक्वायर करना चाहता है, तो बाकी के जो 20% शेयर्स हैं,
उनको हम नाम देंगे, बाकी के जो 20% शेयर होल्डर्स है उनको हम नाम देंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दैट इज एनसीआई। और ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से ही समझ आते हैं कि ये एनसीआई क्या चीज है। ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट या एक बिजनेस में या एक सब्सिडी के वो शेयर होल्डर्स हैं जिनके सब्सिडी में शेयर्स तो हैं, लेकिन उन शेयर्स की बेसिस पे वो सब्सिडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, सब्सिडी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन डिसीजन ले नहीं सकते। इस वजह से इन्हें नाम दिया जाता है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। इन्वेस्टर ने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का 80% स्टेक एक्वायर किया, इसने कंट्रोल 100% एक्वायर कर लिया। अब इन्वेस्टर ने ये कहा कि भाई आपके ओवरऑल आईक्यू की फेयर वैल्यू, आपके ओवरऑल आईक्यू के बिजनेस की फेयर वैल्यू 90 मिलियन, लेकिन मैं तो आईक्यू को 100% एक्वायर नहीं कर रहा, मैं तो आईक्यू का सिर्फ 80% एक्वायर कर रहा हूं। तो मैं आपको जो कंसिडरेशन पे करूंगा वो भी 90 मिलियन थोड़ी पे करूंगा, मैं आपको 90 मिलियन का 80% पे करूंगा, और 90 मिलियन का 80% बनता है 72 मिलियन। मैंने कहा फेयर एनफ, बिल्कुल, अगर आप 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर रहे हैं तो आप ओवरऑल फेयर वैल्यू का भी 80% यानी कि 72 मिलियन पे करेंगे। उसने मुझे 72 मिलियन पे किया और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस का 80% स्टेक एक्वायर कर लिया। अब इस इन्वेस्टर ने अपनी सेपरेट अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या एंट्री बनाई होगी? सर, इन्वेस्टर ने अपने सेपरेट अकाउंट्स में एंट्री बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट 72 मिलियन और कैश इन बैंक क्रेडिट 72 मिलियन। अब अगेन सवाल क्रिएट होता है कि सर कंसोलिडेट बुक्स में ये अपनी इन्वेस्टमेंट को या अपने इस बिजनेस को या अपनी सब्सिडी को कैसे रिकॉर्ड करेगा? तो कंसोलिडेट बुक्स में इस इन्वेस्टमेंट को, इस बिजनेस को रिकॉर्ड करने के दो मेथड्स अवेलेबल है। नंबर वन मेथड इज कॉल्ड पार्शियल गुडविल मेथड और एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स, एंड नंबर टू मेथड इज फुल गुडविल मेथड और एनसीआई एट फेयर वैल्यू। ये दोनों मेथड्स क्या है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वेस्टर क्या कहेगा कि भाई मैंने इस इन्वेस्टमेंट, इस 80% आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए कितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बियर की है? सर, इन्वेस्टर ने 80% ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस को एक्वायर करने के लिए 72 मिलियन की कंसिडरेशन पे की है। 72 मिलियन की कंसिडरेशन पे की है 80% स्टेक, 80% शेयर होल्डिंग एक्वायर करने के लिए। तो इस 72 मिलियन से अगर हम माइनस करें फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड, आईक्यू के टोटल नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू 65 मिलियन, लेकिन इस 65 मिलियन का 80% इसने एक्वायर किया है, तो 65 मिलियन का अगर हम 80% करें तो ये बनता है हमारे पास 52 मिलियन। ये बनता है हमारे पास 52 मिलियन, यानी कि 52 मिलियन के नेट एसेट्स इसने एक्वायर किए अगेंस्ट द कंसिडरेशन ऑफ 72 मिलियन। तो इसने गुडविल के अगेंस्ट कितना पे किया है? सर, इसने गुडविल के अगेंस्ट पे किया है 20 मिलियन। अब यहां आप देखें, जो अभी हमने गुडविल कैलकुलेट की वो आ रही है 20 मिलियन, लेकिन सेम लास्ट एग्जांपल में जो हमने गुडविल कैलकुलेट की थी वो कितनी आ रही थी? सर, वो आ रही थी 25 मिलियन। यानी कि ये इस बिजनेस की 100% गुडविल नहीं है, ये इस बिजनेस की 80% गुडविल है, ये इस बिजनेस की 80% गुडविल है। अगर मैं 80% कंसिडरेशन को 80% नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं 80% कंसिडरेशन को 80% नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का डिफरेंशियल ले रहा हूं, तो मेरे पास जो गुडविल भी कैलकुलेट हुआ है वो भी 80% गुडविल कैलकुलेट हुआ है। अगर मैं 80% की हद तक गुडविल को रिकॉर्ड करूं, मैं तो चीजें रिकॉर्ड कैसे करूंगा? सर, मैं अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में नेट एसेट्स इस बिजनेस के डेबिट करूंगा 65 मिलियन से। सर, लेकिन इस इन्वेस्टर ने तो सिर्फ 65 मिलियन का 80% यानी कि 52 मिलियन एक्वायर किया है, तो आप नेट एसेट 65 मिलियन क्यों कैपिटलाइज कर रहे हो? सर, हमने अपने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि जब आप किसी कंपनी के, किसी सब्सिडरी कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर एक्वायर कर लेते हो, यानी 50% से ज्यादा शेयर एक्वायर कर लेते हो, तो आपके पास उस सब्सिडरी के एसेट्स या सब्सिडरी के ऊपर कंट्रोल 100% आ जाता है। और जब आपके पास सब्सिडी का कंट्रोल 100% आ गया तो आप उसके 100% एसेट्स और 100% लाइबिलिटीज को कंसोलिडेट या रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं नेट एसेट्स अपने पास 65 मिलियन से ही रिकॉर्ड करूंगा। फिर मैं अपने पास गुडविल रिकॉर्ड करूंगा, जो मैंने गुडविल कैलकुलेट किया दैट इज 20 मिलियन। याद रहे ये 20 मिलियन गुडविल आईक्यू की टोटल गुडविल नहीं है, बल्कि आईक्यू की टोटल गुडविल का 80% है, दैट इज 20 मिलियन। सर, इसने कंसिडरेशन मुझे जो पे की वो क्रेडिट हो जाएगी, दैट इज कैश इन बैंक 72 मिलियन। अब अगर आप यहाँ पे चेक करें ना तो आपकी एंट्री रिकंसाइल नहीं करेगी। 65 प्लस 20 डेबिट साइड आ रही है 85 और कैश एंड बैंक क्रेडिट हुआ है 72 मिलियन। यहां पे हमें एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के नाम से एक ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, और वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सर, इस बिजनेस के, इस सब्सिडरी के 65 मिलियन के नेट एसेट्स हैं,
जिसका 80% इस इन्वेस्टर ने एक्वायर किया है, 20% एक्वायर नहीं किया, 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है। तो अगर हम 65 मिलियन का ही 20% कर दें तो 65 मिलियन का 20% आता है 13 मिलियन। तो ये अपने पास 13 मिलियन से एक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरफ ऑब्लिगेशन को रिकॉर्ड कर देगा। अब अगर आप देखें तो आपकी एंट्री भी रिकंसाइल कर रही होगी। ये हमारी एंट्री 85 पे रिकंसाइल कर रही है। तो मैंने सारे के सारे नेट एसेट्स 100% कैपिटलाइज किए, पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड की 80%, जो भी कंसिडरेशन पे की थी उसे क्रेडिट कर दिया, और जो 65 के नेट एसेट्स हैं, जो 65 के नेट एसेट्स हैं, इसमें जो 20% स्टेक नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है, उनकी तरफ एक ऑब्लिगेशन रिकॉर्ड कर दी 13 मिलियन से। अच्छा, इसी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करने का एक और तरीका भी है, जिसे हम कहेंगे एनसीआई एट फेयर वैल्यू या पार्शियल गुडविल मेथड। एनसीआई एट फेयर वैल्यू या पार्शियल गुडविल मेथड में क्या होगा, देखें, इन्वेस्टर ने आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस किया, 80% स्टेक एक्वायर करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट या जो कंसिडरेशन पे की है, ये 80% स्टेक एक्वायर करने के लिए थी, वो थी 72 मिलियन। यानी बाकी का 20% स्टेक जो कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का है, अगर मैं आपसे कहूं कि उसकी फेयर वैल्यू क्या होगी, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। कैसे? आईक्यू की टोटल फेयर वैल्यू थी 90 मिलियन, आईक्यू की टोटल फेयर वैल्यू थी 90 मिलियन। इस 90 मिलियन का 20% नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो 90 मिलियन का अगर हम 20% करें तो ये आ जाएगा 18 मिलियन, और टोटल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की जो फेयर वैल्यू बन गई वो बन गई 90 मिलियन। इस 90 मिलियन से अगर मैं आईक्यू के टोटल फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑन द एक्विजिशन डेट माइनस करूं, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स टोटल, दैट इज 65 मिलियन, तो हमारे पास जो गुडविल वर्कआउट होगी दैट इज 25 मिलियन। अब ये जो गुडविल वर्कआउट हुई है, ये 100% गुडविल है आईक्यू की। क्यों? क्योंकि हमने 80% स्टेक की कंसिडरेशन या फेयर वैल्यू ली, रिमेनिंग 20% एनसीआई की फेयर वैल्यू ली, हमारे पास टोटल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की फेयर वैल्यू आ गई। टोटल आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की फेयर वैल्यू से आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के सारे एसेट्स की, नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू माइनस की, तो हमारे पास जो गुडविल आई वो भी 100% रिप्रेजेंट हो रही है। इस केस में कंसोलिडेटेड बुक्स में चीजों को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? सर, नेट एसेट्स डेबिट किए जाएंगे अगेन फेयर वैल्यू पे 100%, यानी कि 65 मिलियन। सर, गुडविल रिकॉर्ड की जाएगी 100%, जो कि हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 25 मिलियन। इन्वेस्टर ने जो हमें कंसिडरेशन पे की वो इसे क्रेडिट कर देगा, कैश इन बैंक, दैट इज 72 मिलियन। और अब जो एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, वो नेट एसेट्स का 20% नहीं, वो नेट एसेट्स का 20% नहीं, बल्कि बिजनेस की फेयर वैल्यू 90 मिलियन की फेयर वैल्यू का 20%, यानी कि 18 मिलियन रिकॉर्ड हो रहा होगा, जो हमने यहाँ पे वर्कआउट किया था। तो बेसिकली इन दोनों मेथड्स में फर्क क्या है? सर, पहला मेथड था हमारे पास एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स या पार्शियल गुडविल मेथड। पार्शियल गुडविल मेथड में आप गुडविल उतनी ही रिकॉर्ड करते हो जितना परसेंट स्टेक आपने सब्सिडी का एक्वायर किया है। और एनसीआई कैसे रिकॉर्ड करते हो कि जो भी आप नेट एसेट्स 100% कैपिटलाइज कर रहे हो, उन नेट एसेट्स में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का जो शेयर है आप 13 मिलियन की, वो एक ऑब्लिगेशन क्रेडिट कर रहे हो। एनसीआई एट फेयर वैल्यू या फुल गुडविल मेथड में क्या होता है कि आप जिस बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो उसकी 100% गुडविल को रिकॉर्ड करते हो, आप जिस बिजनेस को एक्वायर कर रहे हो उसकी 100% गुडविल को रिकॉर्ड करते हो, नेट एसेट्स तो वैसे ही 100% रिकॉर्ड होंगे। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू का परसेंटेज नहीं, बल्कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को भी हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमारे पास एग्जांपल में 90 मिलियन का 20% आ रही थी 18 मिलियन। अब ये इन्वेस्टर के पास या पेरेंट कंपनी के पास एज अ मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो फुल गुडविल मेथड फॉलो करे, वो चाहे तो पार्शियल गुडविल मेथड फॉलो करे, वो चाहे तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रखे, वो चाहे तो एनसीआई को एज अ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स में मेजर करे। जब भी हमारे पास एनसीआई एट फेयर वैल्यू होगा, यानी कि फुल गुडविल मेथड के तहत हम वर्किंग कर रहे हैं, और जब हमारे पास एनसीआई एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स होगा, यानी कि हम पार्शियल गुडविल मेथड की बात कर रहे हैं। सवाल ये क्रिएट होता है कि सर फिर भी थोड़ा सा गाइड करें, कब हम फुल गुडविल मेथड, कब हम पार्शियल गुडविल मेथड प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। देखिए, जब एक कंपनी किसी और कंपनी का कंट्रोलिंग शेयर एक्वायर करती है, और वो जो इन्वेस्टिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी है, अगर तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे एक लिस्टेड कंपनी है, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के शेयर्स की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना रिलेटिवली आसान होता है। यानी आप एनसीआई की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? सर, आप एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। अगर तो एक कंपनी ऐसी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनी है,
किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे उसके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना रिलेटिवली आसान होता है कि आपने एनसीआई के नंबर ऑफ शेयर्स लिए, एनसीआई के शेयर्स की मार्केट वैल्यू उठाई और एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर ली। और अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं और फुल गुडविल मेथड के तहत चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, आप किसी अनलिस्टेड कंपनी को एक्वायर कर रहे हो जिसके शेयर्स किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड नहीं हो रहे, इस तरह की सिचुएशंस में हमें एनसीआई की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना थोड़ा मुश्किल या कुछ हद तक कह सकते हैं कि आसान नहीं होता। तो इस तरह की सिचुएशन में फिर हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते। हमारे पास जो भी नेट एसेट्स आ रहे हैं, जो भी हमारे पास नेट एसेट्स आ रहे हैं, इन नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू में जो एनसीआई का हिस्सा बनता है, एनसीआई को हम प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स पे रिकॉर्ड कर देते हैं और फिर अकॉर्डिंगली जो हमारी गुडविल वर्कआउट होती है वो हमारी पार्शियल गुडविल वर्कआउट हो रही होगी। तो बेसिकली हमारे पास एनसीआई को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, एनसीआई फेयर वैल्यू, एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू है तो यानी कि ये फुल गुडविल मेथड है, अगर एनसीआई एक प्रोपोर्शनेट शेयर है तो इसका मतलब है कि ये पार्शियल गुडविल मेथड है। और ये कॉन्सेप्ट उसी वक्त अराइज होगा जब आप किसी बिजनेस के कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर करो लेकिन 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर ना करो। अगर आपने 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर कर लिया तो फिर तो एनसीआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। एनसीआई का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा तो प्रोपोर्शनेट शेयर या फेयर वैल्यू की बात ही नहीं होगी। पार्शियल गुडविल मेथड, फुल गुडविल मेथड का कॉन्सेप्ट अराइज ही नहीं होगा। ये दोनों बातें अराइज कब होंगी? जब आप किसी कंपनी के, किसी बिजनेस के लेस देन 100% बट मोर देन 50% शेयर एक्वायर करते हो। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था गुडविल का और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का। अब इससे पर्टेनिंग कुछ थ्योरीज भी रीड कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एनसीआई की, एनसीआई को आईएफआरएस 3 डिफाइन करता है, एनसीआई को आईएफआरएस 3 डिफाइन करता है equity in a subsidiary not attributable directly or indirectly to a parent. Equity in a subsidiary not attributable directly or indirectly to a parent. यानी सब्सिडरी कंपनी के वो शेयर्स जो पेरेंट के पास नहीं है, सब्सिडरी कंपनी का वो शेयर्स जो कि पेरेंट के पास नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के 100% शेयर एक्वायर कर रही है तो इस केस में तो एनसीआई 0% है। लेकिन अगर एक पेरेंट कंपनी सब्सिडरी के 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम शेयर एक्वायर कर रही है तो इस केस में हमारे पास एनसीआई वर्कआउट होगी। एनसीआई को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। मेथड 1, एट प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ सब्सिडरी, यानी सब्सिडरी के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स की फेयर वैल्यू इनटू एनसीआई की शेयर होल्डिंग परसेंटेज। और इसी तरीके से हमारे पास एक और मेथड है, मेथड 2, यानी कि एट फेयर वैल्यू, कि हम एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करें, यानी कि बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द एनसीआई, जितने सब्सिडरी के शेयर्स एनसीआई के पास है मल्टीप्लाई बाय इनकी मार्केट प्राइस। इसी तरह से गुडविल को भी डिफाइन करता है आईएफआरएस 3, दैट इज एसेट। ये एक एसेट है क्योंकि इस गुडविल की वजह से, इस ब्रांड की वजह से, इस कस्टमर लॉयल्टी की वजह से फ्यूचर में हमारे पास बिजनेस आएगा, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास इकोनॉमिक बेनिफिट आएंगे, तो ये एक एसेट है। एसेट रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognized. गुडविल एक ऐसा एसेट है, गुडविल एक ऐसा एसेट है जो कि फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करेगा। कब एक्वायर किया जा रहा है? जब आप एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक बिजनेस के बाकी सारे एसेट्स को एक्वायर करते हो तो उन एसेट्स के बैक पे जो गुडविल है वो भी आप एक्वायर कर लेते हो, जो कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करके देंगे। बस ये सेपरेटली आइडेंटिफाइड या इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड या सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन एक बिजनेस में एग्जिस्ट करती है। इसी तरह गुडविल को भी मेजर करने के दो तरीके हैं, पार्शियल गुडविल मेथड या फुल गुडविल मेथड। मैंने यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन के फॉर्मेट को समराइज करने की कोशिश की है। पार्शियल गुडविल मेथड में आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे कि आप फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगे। इस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से सब्सिडरी के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू जो कि आपने एक्वायर किया वो माइनस कर दोगे। यानी कि आपने फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी लिया, मल्टीप्लाई बाय पेरेंट शेयर होल्डिंग परसेंटेज। तो नेट एसेट्स सब्सिडरी के उसकी फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जितना परसेंट स्टेक पेरेंट ने एक्वायर किया, शेयर होल्डिंग परसेंटेज, तो हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड आ जाएगा। हम अपनी कंसिडरेशन से, हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास गुडविल एट एक्विजिशन वर्कआउट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इंपेयरमेंट और गुडविल एट रिपोर्टिंग का भी एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे, अभी हम इंपेयरमेंट की चीजें डिस्कस नहीं कर रहे। अगर फुल गुडविल मेथड है तो फुल गुडविल मेथड में भी आप फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लोगे। इस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम एनसीआई की फेयर वैल्यू ऐड करेंगे। और एनसीआई की फेयर वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय एनसीआई मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द सब्सिडरी। अब इन दोनों के टोटल से सब्सिडरी के 100% नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू को माइनस किया जाएगा। जो भी सब्सिडरी के टोटल नेट एसेट्स हैं उनकी फेयर वैल्यू को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास गुडविल कैलकुलेट होगी। अगेन यहाँ भी इंपेयरमेंट का जिक्र है, लेकिन वो हम लेटर स्टेज पे डिस्कस करेंगे। बस पहले वाले मेथड में जो हमने गुडविल कैलकुलेट की वो पार्शियल गुडविल मेथड है,
दूसरे वाले मेथड में जो हमने गुडविल कैलकुलेट की, ये फुल गुडविल मेथड है। तो आई होप कि इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं एनसीआई, गुडविल, पार्शियल गुडविल, फुल गुडविल मेथड, ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक बेसिक एग्जांपल देख रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।